Hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. This is the complete economy series और हम लोग कवर कर रहे थे हमारा चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, और आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द एलएएफ दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे आप कॉमनली दो मेजर नाम से जानते हैं, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आखिर ये एलएएफ होता क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये होता क्या है? तो द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितना मनी अवेलेबल है बैंकिंग सिस्टम में, उसको एडजस्ट करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल करती है आरबीआई, और इसे कहते हैं रेपो और रिवर्स रेपो। तो रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज अग्रीमेंट। Essentially, a repo transaction is a short-term borrowing arrangement between the RBI and commercial banks. तो इस रेपो में क्या होता है, एक रीपर्चेज का अग्रीमेंट होता है बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द आरबीआई। इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि स्टेट बैंक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है आरबीआई के पास, और उसके बदले में आरबीआई उसे कुछ पैसे देता है इंटरेस्ट पे। तो आप ये बोलेंगे कि इसमें अग्रीमेंट क्या है? तो अग्रीमेंट ये है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये कुछ समय बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आरबीआई वापस लौटा देगी। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट इसको वापस दे देगा, तो ये एक तरीके से गिरवी रखने जैसा हुआ। जिस तरीके से पुराने मूवीज में हम लोग देखते थे कि औरतें अपने गहने जेवर ये सारे गिरवी रख देती थी, उस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखता है आरबीआई के पास, और उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। और हमें ये याद रखना है कि ये जो रेपो ट्रांजैक्शन होता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होता है। ये उन समय के लिए ही जरूरत पड़ता है जब बैंक को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो और उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। मतलब ये सारे लोन 1 साल से कम के होते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग अरेंजमेंट होता है बिटवीन द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिस इंटरेस्ट रेट पे स्टेट बैंक पैसे उधार लेती है आरबीआई से, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट ही होता है हमारा रेपो रेट। तो अब सवाल ये आता है कि इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई। तो हम लोग को ये भी पता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी, और इसमें क्या करेगी, रेपो को बढ़ा देगी। और सिमिलरली अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और इसमें रेपो को घटा देगी। बट अब सवाल आता है ये ऐसा क्यों करेगी, तो एक बार हम लोग वापस से जाते हैं इसमें। अब हम ये देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, पैसे आरबीआई से बाहर जा रहे हैं। मतलब आरबीआई से बाहर जा रहा है पैसा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। इसी पैसे का इस्तेमाल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग करेगी हर जगह। तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि ये पैसा यहां से आना बंद हो। और ये पैसा आना बंद कब होगा, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अगर ये पैसे पहले 5% पे मिल रहे थे सारे स्टेट बैंक्स को, तो अगर आरबीआई इसे बढ़ा के अगर ये 10% कर दे, तो जाहिर सा बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये लेना कम कर देगी। अगर पहले मान लीजिए कि 5 करोड़ लेती थी, तो अब सिर्फ 1 करोड़ ही लेगी। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में पैसा कम आ रहा है, और मार्केट में जैसे पैसा कम आया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। सिमिलरली डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, डिफ्लेशन के समय ये आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। अब ये 5% से घटा के 2% पे कर देती है। तो एसबीआई इसको आराम से इस पैसे को ले सकता है 2% रेट लेके, और इसी पैसे को वो मार्केट में फिर 4% रेट पे लेंड करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, पैसा मार्केट में आ रहा है। और मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब डिफ्लेशन को अब कंट्रोल किया जा रहा है, इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो रेपो रेट में भी क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी, इंक्रीज रेपो, कंट्रोल डिफ्लेशन, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और डिक्रीज रेपो। तो द रेपो रेट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। व्हेन द आरबीआई रेजेस द रेपो रेट, जैसा मैंने भी बताया, ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है बैंक्स के लिए टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक।
बैंक्स इन टर्न इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स, और बैंक क्या करेगी, वो भार सामने वाले अपने जितने भी लेंडर्स होते हैं उन पे डालेगी। अब उनके लिए वो लोन महंगा हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि लोग अब कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, कम लोन लेना स्टार्ट करेंगे। तो इससे डिमांड फॉर द क्रेडिट कम हो जाएगी, और अगर डिमांड फॉर द क्रेडिट कम हो गई तो हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेपो रेट का इस्तेमाल करती है आरबीआई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब सिमिलरली इसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो। नाम से भी पता चल रहा है, रिपो, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई पैसे बोरो करती है कमर्शियल बैंक से। इसका जस्ट उल्टा, रेपो का जस्ट उल्टा। रेपो में क्या होता था, बैंक आरबीआई से लेती थी पैसा। रिवर्स में क्या होगा भाई, कि अब आरबीआई पैसे लेगी कमर्शियल बैंक से। तो ये जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई है। इसमें क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे देगी आरबीआई को और वो कुछ इंटरेस्ट लेगी, और इसके बदले में आरबीआई क्या करेगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम लोग का ये सवाल हो सकता है कि आरबीआई को आखिरकार ये पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, इसको क्या काम है इस पैसे का, कि ये इस पैसे के लिए इंटरेस्ट भी पे कर रहा है स्टेट बैंक को। तो बात ये है कि जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब पैसा बहुत सारा हो गया है। अब इस पैसे को कैसे भी कैसे करके मार्केट से निकालना होगा। तो हम इस केस में देख रहे हैं, क्या ये जो पैसा है ये आरबीआई में आ रहा है, मतलब मार्केट से बाहर निकल रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स परचेज एग्रीमेंट का मेन एम यही होता है कि मार्केट से पैसे को निकाला जाए, और इसके लिए आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है स्टेट बैंक को, ताकि स्टेट बैंक जो लेंड कर रहे हैं बाकी सारे मार्केट में उस पैसे को निकाल के वापस से आरबीआई में दे दे। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर लेंगे और इसमें रिवर्स रेपो को बढ़ा देंगे। तो जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 3% पहले रिवर्स रेपो था और आरबीआई ने इसे बढ़ा के अब 8% कर दिया है, तो एसबीआई भी तो ये सोचेगी कि मैं क्यों मार्केट में जाके 4% और 5% पे बाकी लोगों को लेंड करूं, जब मुझे सीधा सा सीधा ये 8% आरबीआई ही दे रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, मार्केट से जितने पैसे हैं उसे उठा के कहाँ डालेगी, आरबीआई के पास। तो इसमें क्या होगा, पैसा ये क्या हुआ, मार्केट से निकल गया, और जैसे पैसा मार्केट से निकला तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर अपनाया जाता है और रिवर्स रेपो रेट को हम लोग बढ़ा देते हैं। सेम उसका उल्टा होता है डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करती है और ये रिवर्स रेपो रेट को घटा देती है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर घट गया, अब ये आरबीआई बोलेगी 3% नहीं, बस 1% मिलेगा तुमको। तो एसबीआई बोलेगा मैं क्यों यहाँ पे 1% दूं, जब इस पैसे को मैं मार्केट में डाल सकता हूँ। तो ये जब मार्केट में डालेगा पैसा तो वापस से इकोनॉमी में बहुत सारा मनी सप्लाई हुआ, लिक्विडिटी आया, और फिर से इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट काम करता है। तो व्हेन देयर इज टू मच मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, ये हमें पता है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ज्यादा पैसे हुए मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी। तो इसे काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक से बोरो करती है कुछ मनी एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, जिससे क्या होगा कि मनी अवेलेबल जो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए है मार्केट में वो कम हो जाए। तो ये था हमारा एलएएफ, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट क्या है हमारा, बैंक रेट। तो आखिर ये बैंक रेट क्या होता है? द बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। हमने ये देखा कि हमारा इससे पहले जो एलएएफ था वो क्या था, वो शॉर्ट टर्म था, मतलब 1 साल से कम के लिए था। तो अगर बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स चाहिए तो उसे आरबीआई के पास जाना होगा, और आरबीआई उसे जिस रेट पे पैसे देगी, जिस रेट पे लेंड करेगी, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, सेम सिनेरियो, स्टेट बैंक और ये आरबीआई। तो इसमें आरबीआई कुछ पैसे देती है स्टेट बैंक को और उन पैसों पे कुछ इंटरेस्ट लेती है। हमने रेपो में देखा था कि इसके बदले एसबीआई कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी रखती है आरबीआई के पास। बट बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पैसे डायरेक्टली चल जाएंगे एसबीआई के पास,
और एसबीआई को कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है आरबीआई को प्रोवाइड करने के लिए। और इस पॉइंट को आप प्रीलिम्स के लिहाज से एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या कोलैटरल्स रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है बैंक रेट में, रेपो में होता है, बैंक में नहीं होता है, या बैंक रेट में होता है, रेपो में नहीं होता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर लंबे समय के लिए लोन चाहिए होगा बैंक्स को, तो बैंक रेट, और इसमें कोई कोलैटरल्स का जरूरत नहीं होता है। तो रेपो और रिवर्स रेपो के जैसे ही बैंक रेट का भी इस्तेमाल करती है आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जब ये बैंक रेट इंक्रीज होगा, ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, बैंक के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा ये पैसे को बोरो करना, और एज अ रिजल्ट बैंक्स हैव लेस मनी टू लेंड टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, व्हिच रिड्यूसेस द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। अब मान लीजिए कि ये जैसे इंटरेस्ट रेट है, ये बैंक रेट है, ये पहले 5% थी, इसे बढ़ा के इसने 12% कर दिया। तो अब स्टेट बैंक के लिए ये बहुत ही महंगा सौदा हो जाएगा कि 12% पे पैसे लेंड करूं, इससे अच्छा है कि थोड़े कम पैसे ही लेंड करता हूं। तो अगर ये कम पैसे लेंड करेगा, इसका मतलब इसके पास कम पैसे होंगे मार्केट में देने के लिए, और मार्केट में अगर पैसा कम है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरीके से बैंक रेट का इस्तेमाल करती है आरबीआई। तो इसमें भी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बैंक रेट को क्या करेगी आरबीआई, इंक्रीज कर देगी, और डिफ्लेशन के समय इसको डिक्रीज कर देगी। तो अब हम ये देखते हैं कि रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो ये, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स होता है बैंक रेट। रेपो रेट यूजुअली फॉर ओवरनाइट और अप टू 14 डेज, जबकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स यूजुअली फॉर अ ईयर और मोर। और सबसे बड़ा अंतर कि इसके लिए, रेपो रेट के लिए कुछ सिक्योरिटीज प्लेस करने पड़ते हैं बैंक्स को, जबकि बैंक रेट में कोई कोलैटरल्स का जरूरत नहीं होता है। Now moving on to MSF, that is marginal standing facility। तो आखिर ये क्या होता है? The marginal standing facility is a tool used by the RBI to provide emergency funding to banks। तो आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। तो ये एमएसएफ क्या है? ये वही लास्ट रिजॉर्ट है। जब कमर्शियल बैंक के पास और कोई नहीं बचता है, तब वो लास्टली जाते हैं आरबीआई के पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, बोरो करने के लिए। तो एमएसएफ उसी विंडो को बोलते हैं दैट अलाउ बैंक टू बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई इन केस दे आर अनेबल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब उनके पास कोई और सोर्स नहीं बचता है, और लास्ट में वो आरबीआई के पास जाते हैं अपने कुछ ऑपरेशनल खर्चों के स्पेंड को पूरा करने के लिए, उस पैसे को बोरो करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज एमएसएफ। तो इसमें क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ पैसे देगी आरबीआई एज अ लोन। तो हमें एक बात और ध्यान देना है कि एमएसएफ जो है, ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही यूज करती है सारे कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब यह है कि ये रेगुलर बेसिस पे जाके आरबीआई से एमएसएफ पे पैसे नहीं ले सकती है। और इसका एक कारण ये है कि एमएसएफ रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी, जाहिर सा बात है अगर हमें कुछ इमरजेंसी में पैसे चाहिए होंगे, तो हमें जो भी देगा कुछ ज्यादा रेट लेगा। तो आरबीआई भी वही करती है, अगर तुम्हें बहुत तुरंत चाहिए पैसा, एक रात में चाहिए, 2 रात में चाहिए, तो लो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले रेट मुझे ज्यादा देना होगा। तो हमेशा याद रखना है एमएसएफ रेट रेपो रेट से ज्यादा होता है। अगर जैसे अभी रेपो रेट हमारा 6.5 है, तो एमएसएफ रेट हमारा 6.75 है। और इस गैप को हम लोग बोलते हैं, जो एमएसएफ रेट और रेपो रेट के बीच का गैप है, दैट इज 0.25%। इस गैप को हम लोग बोलते हैं एमएसएफ स्प्रेड। ओके, तो यही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे करती है आरबीआई। तो सेम वापस है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और इंक्रीज एमएसएफ। हम लोग एमएसएफ को बढ़ा देंगे। हमें ये याद रखना है जितने भी ये रेट्स होते हैं, चाहे रेपो रेट, बैंक रेट, स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो सारे रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। क्यों? क्यों हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एमएसएफ? क्योंकि वापस से देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये जो 6.75% रेट है, आरबीआई अगर इसे बढ़ा के 10% कर देती है, तो एसबीआई कम पैसे लेगा, और एसबीआई कम पैसे लेगा तो मार्केट में कम पैसे जाएगा, और मार्केट में कम पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इसी कारण से एमएसएफ के रेट्स को अगर आरबीआई बढ़ाती है, तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है।
और सेम इसका उल्टा डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिक्रीज द एमएसएफ। तो ये तो था एमएसएफ। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। The SDF is a facility that allows banks to deposit excess funds with the central bank, typically overnight in exchange for interest. मतलब SDF एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे बैंक्स अपने जो एक्सेस फंड्स होते हैं उनको डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास और इसके बदले कुछ इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि एसबीआई के पास ये कुछ एक्सेस फंड है तो ये दे देगा आरबीआई को और इसके बदले कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब आपका ये सवाल हो सकता है कि आरबीआई ऐसा कर ही क्यों रही है? आरबीआई क्यों ये एक्सेस फंड ले रही है जबकि उसे कुछ जरूरत नहीं है और उसके बदले इंटरेस्ट भी दे रही है? तो बात यह है कि एसबीआई या फिर जितने सारे भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास ऐसा तो केस है नहीं कि एनी टाइम उनको उनके क्लाइंट्स हमेशा लोन लेने के लिए तैयार ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पैसे उनके पास बच जाते हैं और वो पैसे एसबीआई नहीं चाहेगी कि वो उसके पास रहे, तो वो क्या करेगी अपने रेट्स को कम करना स्टार्ट कर देगी और जो लोन पहले वो 8% में दे रही थी, वो अब 4%, 3% ऐसे देने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास फंड बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा कि अगर रेट्स कम हो रहे हैं, तो मार्केट में सारे लोग लोन लेने लगेंगे। सारे लोग लोन लेने लगेंगे तो मार्केट में फिर से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो ये सिचुएशन आए ही ना, इस कारण से आरबीआई क्या करती है, एसबीआई को बोलती है अच्छा लाओ तुम्हारे पास जो एक्सेस फंड है, दे दो, तुम उसको कम में मत बेचो, हमको दे दो। उसके बदले हम तुमको इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये एक तरीके का डिपॉजिट फैसिलिटी होता है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि वो अपने एक्सेस फंड्स को आरबीआई में जाके डिपॉजिट कर सकती है। और इसे हम याद भी इसी से करेंगे कि जहां पैसे डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक्स, उसे हम बोलेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक्सेस फंड है, तो ये याद रखना है कि ये हमेशा रेपो रेट से और एमएसएफ से कम रहेगा। तो हमने देखा क्यों आरबीआई एसडीएफ ऑफर करती है। By offering a safe and reliable place for banks to deposit their excess funds, the central bank can prevent those funds from circulating in the economy. कम दामों में सर्कुलेट होने से रोक देती है पहले ही आरबीआई और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। करेंटली इसका परसेंटेज है 6.25%। तो अब हम ये देख सकते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी का धीरे धीरे फेवरेट होते जा रहा है कि सीलिंग क्या होती है, फ्लोर क्या होती है रेट्स की। तो अब ये एक नया टॉपिक है जो कि काफी न्यूज में बना रहा था और इसका हवा बना रहा था, जबकि ये एक ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जिस तरीके से हमारे घर में सीलिंग और फ्लोर होते हैं, उस तरीके से बैंक रेट्स के भी सीलिंग और फ्लोर होते हैं। हमने देखा कि एसडीएफ सबसे कम होता है क्योंकि ये बैंक एज एन डिपॉजिट फैसिलिटी के तौर पे यूज कर रही है, तो ये होगा फ्लोर पे। मिडल में क्या होगा, रेपो। और सबसे ऊपर होगा एमएसएफ, सीलिंग पे। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी केसेस में लिया जाता है। तो बस इसी तीनों को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर। कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर में फ्लोर पे है एसडीएफ, बीच में है रेपो और सबसे ऊपर सीलिंग पे है एमएसएफ। अब हमारा एक लास्ट टूल बच जाता है, लास्ट क्वांटिटेटिव टूल, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। तो आखिर ये क्या होता है? OMOs involve buying or selling government securities in the open market, which affects the amount of money that bank have available to lend. ओएमओ जैसा कि नाम ही बोल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो यहाँ पे मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होगी। बाइंग एंड सेलिंग किस चीज की होगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अगर जैसे मान लीजिए डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में क्या है, मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो उसमें आरबीआई क्या करेगी, परचेज कर लेगी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई से और उसके बदले उसे कुछ पैसे दे देगी और इस पैसे को ये मार्केट में घुमाएगा, मार्केट में लेंड करेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएगा और इससे क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज को बाई कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। रेपो में क्या होता था, रेपो में हम लोग गिरवी रखते थे, बट ओएमओ में बाइंग एंड सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। सीधा सीधी मार्केट में जैसे होता है, ये बोलेगा लाओ तुम्हारा बहुत सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम खरीद लेते हैं, पैसे की जरूरत चाहिए था ना तुमको, ये लो पैसे। इस तरीके से सिमिलरली इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, अब इन्फ्लेशन के केसेस में पैसे को मार्केट से वापस लाना है, तो आरबीआई क्या बोलेगी कि ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इसके बदले में हमको कुछ पैसे दे दो और इसका सेलिंग कर देगी सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है, पैसा आ रहा है आरबीआई के अंदर। इसका मतलब मार्केट से जैसे पैसा निकला, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया।
तो ऐसे इस्तेमाल करती है ओएमओ का आरबीआई। और यही थे वो सारे क्वांटिटेटिव टूल्स जिसका इस्तेमाल करके आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, उसे रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में कि क्वालिटेटिव टूल्स क्या-क्या होते हैं। मॉरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लोन टू वैल्यू रेशियो, डायरेक्ट एक्शन, ये सारे होते क्या हैं? इनके नाम तो हम जान गए, बट इन डिटेल्स देखेंगे कि ये क्या-क्या होते हैं और किस तरीके से आरबीआई इसका यूज करती है। तो बने रहे हमारे चैनल पे टू बी इन लाइन विद दिस कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।